जय हिंद। आइए आज हम श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे आशा है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। आइए रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन के बारे में जानते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो श्वसन के दौरान O2 को यानी ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। यही क्या कहलाता है? श्वसन की प्रक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल प्रोसेस है, उसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे तो श्वसन क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि जब कोई जीव शरीर ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं आप। वैसे तो अगर श्वसन की बात करा जाए तो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाता है वो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर अर्थात विघटन करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो वो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण और ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? श्वसन कहलाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जाकर ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है उस कार्बोहाइड्रेट का, जिसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बन रहा है। तो यह प्रक्रिया आप क्या कह सकते हैं? श्वसन की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे हमने आपको बोला था कि श्वसन को मुख्यतः 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, यानी सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से गैस हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, उनका क्या होता है और अंत में हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। इन सारी बातों को जानेंगे। देखिए, पहला भाग जो है वह बाह्य श्वसन है अर्थात एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? तो बाहरी वातावरण से हम गैसों को जब अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, अर्थात O2 को शरीर के अंदर ले जाते हैं और CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया, यह बाह्य श्वसन में ही आएगी। ठीक है। दूसरा भाग, गैसों का शरीर में परिवहन। जब बाहर से ऑक्सीजन हम फेफड़ों तक ले जाते हैं तो फेफड़ों से यह ऑक्सीजन सेल तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में इस भाग में जानेंगे। अर्थात दूसरा भाग क्या है? गैसों का शरीर में परिवहन। और तीसरे भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आंतरिक श्वसन अर्थात इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी तक जो गैसें हमारे शरीर में पहुंची थी, लेकिन इसमें हम लोग ऊर्जा कैसे बनती है ये जानेंगे। क्या हुई थी? जो गैस अभी तक हमारे शरीर में पहुंची थी और हमारे सेल तक पहुंचने के बाद इससे ऊर्जा कैसे प्राप्त किया जाता है, वह तीसरे भाग में जानेंगे। आइए अब बाह्य श्वसन को जानते हैं अर्थात एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। प्राणियों और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? तो बाह्य श्वसन कहलाता है। प्राणी तथा वातावरण के बीच श्वसन गैसों का अर्थात ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि O2 हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, जबकि CO2 शरीर के बाहर छोड़ रहे हैं। जब हम शरीर के अंदर O2 को लेते हैं अर्थात ऑक्सीजन को लेते हैं तो इस प्रक्रिया को इंस्पिरेशन बोलते हैं, तथा जब CO2 शरीर से बाहर निकलता है तो उसे एक्सपिरेशन अर्थात उच्छ्वास कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जब ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं तो उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, और जब CO2 को शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसे एक्सपिरेशन बोलते हैं अर्थात उच्छ्वास बोलते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि बाह्य श्वसन के दौरान शरीर में बहुत सारी गैसें प्रवेश करती हैं, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, CO2 0.03%, जलवाष्प 0.5%, ये हमारे शरीर के अंदर जाता है। और क्या होता है कि शरीर से बाहर भी कौन कौन सी गैस निकलती है, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16%, कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 4% और जलवाष्प 6.5%। और इन सब में एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे आप कि जो इसमें नाइट्रोजन है ये जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब, और शरीर के बाहर जब प्रवेश करता है, दोनों ही क्रम में जो इसकी प्रतिशत मात्रा है समान ही होती है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाइट्रोजन जितना शरीर के अंदर जाता है उतना ही शरीर के बाहर भी आता है। एक बात जान लें, शरीर के फेफड़े में
जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो उनके दाब के अंतर के कारण होता है। यानी इनके वेपर में, इनके प्रेशर में क्या होती है, अंतर पाई जाती है, जिनके कारण इनका एक्सचेंज होता है लंग्स में, फेफड़े में। ये बात याद रखेंगे। आइए दूसरे भाग के बारे में जानते हैं, श्वसन के दूसरे भाग के बारे में जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और वापस फेफड़े तक आने की जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस कहलाती है, अर्थात शरीर में गैसों का परिवहन। श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो ब्लड करता है हमारा। ये भी बात दिमाग में रखेंगे। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। यानी आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ये हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। हीमोग्लोबिन यह जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्र में लोहा परमाणु की उपस्थिति होती है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है जिसके कारण हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है और आप रोग के शिकार हो जाते हैं, अर्थात एनीमिया हो जाती है, तो ये हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है और इसके केंद्र में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, अर्थात लोहा पाया जाता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन आते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यह जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वह ब्लड के माध्यम से वो हमारे सेल तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, वो कहाँ पहुंचता है, तो सेल तक पहुंचता है और वहाँ पुनः जाके वह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। कहाँ पहुँचने के बाद, तो सेल के पास पहुँचने के बाद। और ये मुक्त O2 हमारे सेल तक पहुँच जाता है जहाँ इसको ज़रूरत होती है कि किसके निर्माण में, तो ऊर्जा के निर्माण में। अब अगला भाग हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन का, श्वसन का, आंतरिक श्वसन अर्थात इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या पढ़ना है, तो आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें होता क्या है, तो ऑक्सीजन अब कोशिकाओं तक पहुंच चुकी होती है तथा अब वहाँ मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है जहाँ भोज्य पदार्थ अर्थात कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, अर्थात ऑक्सीजन जाके वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। यहाँ एक बात आप ध्यान देंगे, जो बाह्य श्वसन था वहाँ पे गैसों का एक्सचेंज कहाँ हो रहा था, तो फेफड़ों में हो रहा था। लेकिन आंतरिक श्वसन में जो गैसों का एक्सचेंज होगा वो कहाँ पे होगा, तो सेल्स में होगा, अर्थात कोशिका में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। क्या, तो बाह्य श्वसन में फेफड़ों में हो रहा था गैसों का एक्सचेंज, यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज कहाँ होगा, तो सेल में होगा। किसमें, तो आंतरिक श्वसन में। देखिए आंतरिक श्वसन में श्वसन जो होता है या गैसों का जो एक्सचेंज होता है कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। आंतरिक श्वसन को क्या कहते हैं, तो कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है अनॉक्सी श्वसन अर्थात एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा ऑक्सी श्वसन अर्थात एरोबिक रेस्पिरेशन। आइए इनको भी बारी बारी से जानते हैं। इस चीज़ को जानने से पहले आइए थोड़ा सा सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं, कोशिका की संरचना के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये पिक्चर में हमने दिखा रखा है, कोशिका ऐसे ही होता है। इसमें क्या क्या होता है, तो केंद्रक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम। श्वसन सेल जो पूरी प्रक्रिया है, कोशिका द्रव्य हर जीवित कोशिका की लगभग 70% और माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरी होती है। तो लगभग इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। स्ट्रक्चर को ध्यान, श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, इसलिए हमने ये सेल स्ट्रक्चर आपको बताया। आइए अब अनॉक्सी और ऑक्सी श्वसन के बारे में ध्यान से देखते हैं। देखिए जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। कोई पूछे कि अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, यानी पूरा रूप से विघटन नहीं होता है, ग्लूकोज पूरी रूप से नहीं टूटता है, इसका आंशिक पार्शियली विघटन होता है। कहाँ पे, तो कोशिका द्रव्य में।
देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो पायरुविक अम्ल तथा 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। एक्चुअली यहाँ पे 4 एटीपी ऊर्जा बनता है, जबकि 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो जाता है और 2 ही एटीपी ऊर्जा बचता है। आइए अब ऑक्सी श्वसन के बारे में जानते हैं। उसको जानने से पहले जान जाएं कि इस पूरी प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो जो अनॉक्सी श्वसन हुआ, जितना भी प्रक्रिया, ये जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ये पूरे प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? ऑक्सी हो या अनॉक्सी हो, ये सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोलिसिस ही कहलाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अब ऑक्सी श्वसन के बारे में जानते हैं। इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सी श्वसन में। ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में विशेष एंजाइम्स की उपस्थिति में पूरी होती है। ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पायरुविक जो अम्ल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में उसका क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। एक बात को ध्यान देंगे, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट यानी आपको जो ग्लूकोज दिख रहा है उसमें ऑक्सीजन मिलता है और पूर्णतः इसका क्या होता है? विघटन होता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 36 एटीपी ऊर्जा का क्या करता है? तो निर्माण करता है। कितना एटीपी ऊर्जा? 36 एटीपी, क्योंकि इसका कंप्लीट यहाँ पे क्या हो रहा है? दहन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए यहाँ पे क्या 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की पूरी कोशिकीय श्वसन में एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कुल क्या होता है? तो 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। 2 क्या था? तो ये अनॉक्सी से प्राप्त हुआ एटीपी ऊर्जा है, जबकि 36 ऑक्सी श्वसन से प्राप्त होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। मनुष्यों के सांस लेने की दर जो होती है 12 से 15 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लांगेटा भाग के द्वारा किया जाता है। तो इस बात को अच्छे से दिमाग में रखेंगे। मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।